गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का जो हमारा पेपर है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत हमारा नया टॉपिक है वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की भूमिका। ठीक है, तो ये हमारा नया टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो टॉपिक है वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 कानून में बेसिक शिक्षा अधिकारियों की क्या भूमिका है, किस तरीके से वो अपना रोल प्ले करते हैं, किस प्रकार से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार जो कानून 2009 आया, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, क्या परिप्रेक्ष्य था, क्या कारण थे जिसकी वजह से इस अधिनियम को लाना पड़ा और इस अधिनियम को लागू किया गया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बेसिक शिक्षा के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की जब बात की जाती है तो ये एक लंबा दौर था, एक लंबा संघर्ष था, आज़ादी से पूर्व का और आज़ादी से बाद का भी। हमने आज़ादी के पूर्व की बात करें तो तमाम भारतीय प्रयासों को हमने बात की थी, तमाम भारत की तरफ से प्रयास किए गए, जिसमें क्या था, जिसमें गोखले विधेयक था। ठीक है, सहायक जी गायकवाड़ थे, ये बड़ौदा के नरेश थे। उन्होंने अपनी रियासत के लिए, अपने राज्य के लिए तमाम प्रयास किए और एक आदर्श स्थिति स्थापित की। उन्होंने जो बेसिक एजुकेशन थी, जो बच्चों की शिक्षा थी, अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा की जो बात की थी, उन्होंने अपने पूर्ण राज्य में धीमे धीमे करके लागू कर दी और ये क्या बने, प्रेरणा से बने संपूर्ण भारतीय शिक्षा के लिए। इससे उत्साहित होकर जो हमारे गोपालकृष्ण गोखले थे, जो उस समय जो असेंबली थी, जो कार्यपालिका थी उत्तर प्रदेश में संपूर्ण भारत के लिए जो काम करती थी, उसके मेंबर थे। ये गोखले विधेयक के नाम से ये विधेयक लाए जो बहुत चर्चित रहा। हालांकि उन्हें आशा थी सफलता नहीं मिली, उन्हें असफलता मिली, लेकिन कहीं ना कहीं इस अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का बीजारोपण उस विधेयक से निश्चित रूप से हो ही गया था। तो इस प्रकार से उसके बाद बेसिक शिक्षा की बात करते हैं। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा के लिए 1921 में एक राष्ट्रीय आंदोलनकारियों की एक सभा बुलाई, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ जिसमें अनिवार्य शिक्षा के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखे। अंततः 1937 में गांधी जी वर्धा शिक्षा योजना के नाम से 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का एक ड्राफ्ट लेकर आए, एक प्रारूप लेकर आए, जिसको बेसिक शिक्षा वर्धा शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय प्रयास थे। हालांकि इससे पूर्व तमाम तरीके के अंग्रेजों ने भी प्रयास किए, लेकिन मात्र वो एक दिखावा था। वो नहीं चाहते थे कि भारतीयों की शिक्षा को हम खासतौर से एलिमेंट्री एजुकेशन को उनके हिसाब से, भारतीयों के हिसाब से, भारत की आवश्यकता के अनुसार उनको दें। तो ये लंबा दौर देखा हम लोगों ने। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, सबसे महत्वपूर्ण जो श्रृंखला होती है, जो महत्वपूर्ण रीढ़ होती है शिक्षा की, वो होती है बेसिक शिक्षा। इसलिए बेसिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। हालांकि एक दुर्भाग्य था, देश के लिए एक ऐसी स्थिति थी जो असहनीय थी। लंबे अंतराल के बाद जो तकरीबन 52 साल के बाद, 55 साल के बाद 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। 22 दिसंबर, यहाँ पर देखते हैं 22 दिसंबर सन 2002 को क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एनडीए की सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय ये संशोधन हुआ और जो एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने बेसिक शिक्षा की दिशा को तय किया। इसने बेसिक शिक्षा में जो अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा की बात की जाती है उसमें पंख लगा दिए, उसको कानूनी अमली जामा पहना दिया। इस प्रकार से कानूनी चोला पहनाने के लिए 86वां संविधान संशोधन हुआ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। ठीक है, के बच्चों के लिए, ठीक है, इतना 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, जो बच्चे इस आयु ग्रुप के हैं,
इस क्राइटेरिया में आते हैं तो उनके लिए क्या था, उनको शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी और अनिवार्य रूप से दी जाएगी। तो इस बात को क्या हुआ, विधेयक पास कर दिया गया। लेकिन 2002 के बाद ये इसको कानूनी प्रदान नहीं किया जा सका, विधेयक पास हो गया, लेकिन इस पर राष्ट्रपति की जो मोहर लगी वो 26 अगस्त 1900 राज्यसभा एवं लोकसभा से विधेयक पास होने के बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए, 26 अगस्त के बाद 26 अगस्त सन 2009 में क्या हुआ, में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 26 अगस्त सन 2009 में जब ये विधेयक पास होकर लोकसभा से राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास पहुंचा, उन्होंने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, तब ये क्या बन गया, एक अधिनियम बन गया। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, ये विधेयक क्या हुआ, अधिनियम हो गया, अधिनियम बन गया। और इसने किसकी शक्ल ले ली, इसने कानून की शक्ल ले ली, जो 1 अप्रैल 2002 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया, जो 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया, संपूर्ण भारत में लागू हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत बड़ा एक अमेंडमेंट था बेसिक शिक्षा के लिए, बहुत बड़ा संशोधन था, संवैधानिक संशोधन था बेसिक शिक्षा के लिए, जिसने भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों में परिवर्तन किए, कई अनुच्छेदों को मेंशन करना पड़ा, उसमें कुछ नई चीजें जोड़नी पड़ी। इसमें से पहला था कौन सा था, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 से जोड़ा गया। आर्टिकल 21 कहता था दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 में क्या गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, फंडामेंटल राइट है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को राइट टू राइट ऑफ लिबर्टी की बात की जाती है, इसके अंदर की जाती है। तो इसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उनको बेसिक एजुकेशन निःशुल्क और अनिवार्य ना मिले, अर्थात हमारा व्यक्तित्व, हमारी आज़ादी, प्रत्येक नागरिक की आज़ादी तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक उनको क्या होगा, जब तक उनको क्या 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रत्येक नागरिक का क्या हो गया, प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार हो गया, मूलाधिकार हो गया, ठीक है। क्या हुआ, फंडामेंटल राइट बन गया प्रत्येक व्यक्ति का। जैसे ही 26 अगस्त 1909 में राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर किए, और वैसे ही क्या हुआ, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में संशोधन करना पड़ा, 21A जोड़ना पड़ा। इसमें इस बात को तय कर दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता तभी पूर्ण होगी जब 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक और आर्टिकल में चेंजेस हुआ, वो आर्टिकल है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 इसमें कहा गया कि 6 से 6 वर्ष से कम आय के बच्चों
को उनके माता पिता, उनके प्रतिपालक, उनके संरक्षक, उनके अभिभावकों का ये अधिकार होगा उनको बेहतर पोषण प्रदान करें। ठीक है, तो ये इसमें चेंजेस हुआ, जबकि पहले ये था कि राज्य 10 वर्ष के अंदर, संपूर्ण भारत की बात करते थे, वो राज्य 10 वर्ष के अंदर अपने समस्त नागरिकों को जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक है, तो वो वहाँ से हट गया, वहाँ से रिमूव हो गया। 6 से कम वर्ष के बच्चों को जो उनके प्रतिपालक हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, संरक्षक हैं, वो उनको उनकी बात कर दी गई, उनके पालन पोषण की बात कर दी गई। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। ठीक है, कौन सा? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जिनके माता पिता, अभिभावक, संरक्षक, प्रतिपालक हैं, उनका यह मूल दायित्व है, उनका यह मौलिक दायित्व है, मौलिक कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएं, उनको अवसर प्रदान करें, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें। ठीक है, इस प्रकार से 3 अनुच्छेद भारतीय संविधान के चेंज किए गए, उसमें उनको मेंशन किए गए। तो इस अनुच्छेद का, इस संवैधानिक संशोधन का व्यापक प्रभाव पड़ा। तो अब हम देखते हैं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की भूमिका। इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहे तो कर लें, हालांकि हम लोगों ने कई बार इसको पढ़ चुके हैं। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं हम लोग सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की भूमिका। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की भूमिका। बेसिक शिक्षा अधिकारियों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की भूमिका निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 जो कानून था, उसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की क्या भूमिका हो सकती है, उसको हम देखते हैं। नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 है अधिनियम को पढ़ना, समझना तथा सामुदायिक गतिशीलता हेतु जन जागरण। अधिनियम को, नंबर 1, अधिनियम को पढ़ना, समझना तथा सामुदायिक गतिशीलता हेतु जन जागरण। ठीक है, तो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की इस अधिनियम में क्या भूमिका है, जो अनिवार्य शिक्षा और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। तो पहली भूमिका तो ये है कि जो ये एक्ट बना है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसको क्या करना है,
डीपली इसको पढ़ना है, अच्छे से इसको पढ़ना है, उसको समझना भी है कि ये अधिनियम क्या कहता है। और इसके साथ साथ जो सामान्य जनता है, जो जनमानस है संपूर्ण भारत का, उसको क्या करना है, अवेयर करना है, उनको इस बात के लिए तैयार करना है कि प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक प्रतिपालक, प्रत्येक संरक्षक जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का देखरेख कर रहा है, उसको संरक्षण प्राप्त है, तो वो अनिवार्य रूप से जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, उनको निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा निश्चित रूप से प्रदान करे, निश्चित रूप से उनको शिक्षा उपलब्ध कराए। तो ये जन जागरण पैदा करना है, एक मास स्केल पर अभियान चलाना है, जनता को जागरूक करना है, सभी नागरिकों को जागरूक करना है, इसके द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा। तो ये पहला जो भूमिका है, पहला जो रोल होता है बेसिक शिक्षा अधिकारियों का इस एक्ट के संबंध में, वो पूर्ण होता है। दूसरा है 6 से 16 वर्ष के समस्त छात्रों को चिन्हित करना। नंबर 2, 6 से 14 वर्ष के समस्त छात्रों को चिन्हित करना, समस्त छात्रों को चिन्हित करना। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के इस क्राइटेरिया में जितने भी बच्चे आते हैं, उनको क्या किया जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, जो विद्यालय से बाहर हैं अथवा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके हैं, जो विद्यालय से बाहर हैं, विद्यालय से बाहर हैं, या प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए हैं, प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए हैं। ठीक है, नहीं कर पाए हैं। तो ये क्या करना है, दूसरा महत्वपूर्ण भूमिका है, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का इस एक्ट के संबंध में ये है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं संपूर्ण देश में, जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक शिक्षा अधिकारी जिन जिन कार्य क्षेत्रों में, जिन जिन अपने रीजन्स के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर हैं, उन समस्त क्षेत्रों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का चिन्हांकन किया जाए, उनको चिन्हित कर लिया जाए। जो बच्चे न तो स्कूल में पहुंच रहे हैं और न और किसी कारण से शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं या शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए हैं, दूसरा कार्य होता है। तीसरा कार्य है, तीसरा महत्वपूर्ण योगदान है, वो है पड़ोस के विद्यालय की पहचान। पड़ोस, नंबर 3, पड़ोस के विद्यालय की पहचान, पड़ोस के विद्यालय की पहचान। ठीक है, जितने भी उसके बगल से, उसके समीप में जो विद्यालय हैं उनकी पहचान की जाए, अथवा स्थापना हेतु प्रस्ताव, अथवा स्थापना हेतु प्रस्ताव, स्थापना हेतु प्रस्ताव। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बच्चे बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने 6 से 14 वर्ष के आयु ग्रुप के हैं, या आयु 6 से 14 वर्ष की एज के अंतर्गत आते हैं, और जो किसी कारण से विद्यालय नहीं जा पाए हैं, अर्थात जो विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं, या किसी कारण से उनकी शिक्षा छूट गई है, उन क्षेत्रों में जो पड़ोस में स्थित हैं, उनके पड़ोस में विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव उच्च शिक्षा अधिकारी को भेजे जाते हैं। इनके द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा, ABSC के द्वारा। ठीक है, तो ये तीसरी महत्वपूर्ण भूमिका पूरी होती है। चौथा है निजी प्रबंधाधिकारियों द्वारा संचालित विद्यालय का सर्वेक्षण। नंबर 4, निजी प्रबंधकों द्वारा संचालित
विद्यालयों का निरीक्षण, संचालित विद्यालयों, निजी प्रबंधकों द्वारा संचालित विद्यालयों का निरीक्षण एवं सर्वेक्षण, ठीक है। जो भी प्रबंधक व्यक्तिगत तौर से बेसिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, बेसिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए, बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए कार्य कर रहे हैं, उन विद्यालयों का निरीक्षण करना और उनमें अनेकों प्रकार के सर्वेक्षण करना, ये किसका कार्य है? सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का। नेक्स्ट है वो है विद्यालयों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था। नंबर 5, विद्यालयों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था, व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था, ठीक है। तो ये क्या है, किस प्रकार से विद्यालयों में लगातार कंटिन्यूअस और एक व्यापक स्तर पर मूल्यांकन कैसे किया जाए, उसकी व्यवस्था भी कौन करता है? सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी ही करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 है, उसके बारे में क्या भूमिका है उसके बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। अब नेक्स्ट की बात फिर देख लेते हैं। पहला रूल तो ये है, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का इस एक्ट के अंतर्गत अधिनियम को क्या करें? पढ़ना है, उनको समझना है तथा सामुदायिक गतिशीलता हेतु जन जागरण पैदा करना है, ठीक है। दूसरा है वह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, सभी छात्रों को चिन्हित करना है जो विद्यालय से बाहर हैं या प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए हैं, ठीक है। जब इस प्रकार के बच्चे हैं तो ऐसे बच्चों के लिए पड़ोस के विद्यालय की पहचान अथवा स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजना, जो मैंने अभी बताया। तीसरा है निजी प्रबंधकों द्वारा संचालित विद्यालयों का निरीक्षण करना या सर्वेक्षण करना। मैंने बताया शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, खासतौर से बेसिक एजुकेशन के लिए जो भी निजी प्रबंधक आगे आए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके विद्यालयों का निरीक्षण करना, जैसे फर्नीचर की क्या व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है, प्रकाश की क्या व्यवस्था है, विद्यालय भवनों की क्या व्यवस्था है, कैसी स्थिति है, शिक्षकों की क्या स्थिति है, इन सारी बातों का कौन करता है? सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी निरीक्षण करते हैं और उनके द्वारा तमाम तरीके के सर्वेक्षण किए जाते हैं, जो तमाम समस्याओं का समाधान भी हमें उपलब्ध कराते हैं या विद्यालय प्रबंधकों को उपलब्ध कराते हैं। तो अगला है विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था करना। ये किसका कार्य है? सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का कार्य है। RTI एक्ट 2009 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून 2009 के लिए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाएं, मैं वहां पर आपको उसका सलूशन दूंगा। धन्यवाद।